फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इतिहास। इतिहास पढ़ने से पहले हम इतिहास के शाब्दिक अर्थ को देख लेते हैं। तो इतिहास जो है हिंदी के दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास। इतिहास को यदि दो भागों में पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे इसका, तो इति प्लस हास। और इतिहास का अर्थ यदि पूछ दे तो सबसे पहले हम इति के अर्थ को जानते हैं। तो इति का अर्थ क्या होता है? ऐसा ही। और हास का अर्थ क्या होता है? घटित हुआ, अर्थात ऐसा ही घटित हुआ। इतिहास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऐसा ही घटित हुआ। यदि कोई आप लोगों से पूछ दे इतिहास की परिभाषा किसे कहते हैं, तो सरल भाषा में हम समझेंगे कि इतिहास वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम बीती हुई बातों का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग से अध्ययन करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। जो बातें पहले बीत चुकी हैं उनका हम सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से यदि अध्ययन कर रहे हैं, उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही हमारा क्या है? इतिहास है। और यदि पूछे इतिहास के पिता किसे कहते हैं, इतिहास के जनक, तो हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस क्या थे? यूनान के थे। कहाँ के थे? यूनान के थे। और ये हेरोडोटस कौन है? इतिहास के जनक माने जाते हैं। और हेरोडोटस ने फ्रेंड्स एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक की नाम क्या है? हिस्टोरिका। हेरोडोटस को सर्वप्रथम इतिहास का पिता सबसे पहले किसने कहा था? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले कहा किसने था यदि यूँ पूछे तो सिसरो ने कहा था। सिसरो कौन थे? रोमन दार्शनिक थे। और रोम इटली की राजधानी है फ्रेंड्स। अब पढ़ते हैं इतिहास के भाग। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स प्राग ऐतिहासिक काल जो होता है ना, वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, प्राग ऐतिहासिक काल कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य कोई भी नहीं मिलता है, उसे हम क्या कहेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। जैसे कि पाषाण काल, आखेटक काल, पूरा पाषाण काल, ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और आद्य ऐतिहासिक काल क्या होता है? जिसके बारे में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य क्या हुए हैं? मिले हैं लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, आद्य ऐतिहासिक काल कहे जाते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक काल फ्रेंड्स जो है, इसमें लिखित साक्ष्य कोई नहीं मिला है, जैसे पाषाण काल। और आद्य ऐतिहासिक में लिखित साक्ष्य तो मिला है बट इसे पढ़ा नहीं जा सका, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। और सिंधु सभ्यता की लिपि को सबसे पहले पढ़ने का प्रयास यदि पूछे, सिंधु सभ्यता लिपि जो है इसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किस विद्वान ने किया था? तो एल वेडन ने किया था। तीसरा है ऐतिहासिक का, वह ऐतिहासिक काल, वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है। वह साक्ष्य जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी मिला है और उसे पढ़ा भी गया है, वह काल कौन सा काल कहलाता है? ऐतिहासिक काल। जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग वंश इत्यादि। फिर तो इतिहास को हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो हम देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल में आखेटक व खाद्य संग्राहक, आखेटक पशुपालक, माइक्रोलिपि युग, और नवपाषाण काल में उत्पादन व उपभोक्ता। फ्रेंड्स ऐतिहासिक काल के भी तीन भाग हैं। ऐतिहासिक काल हमने आप लोगों को बताया कि जिसके बारे में लिखित साक्ष्य भी मिला और पढ़ा भी गया, उसे हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। और इसे भी हम तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ऐतिहासिक काल कितने भागों में बांट के पढ़ते हैं? तीन भागों में, प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। और यदि पूछ दे कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ था सबसे पहले, ठीक है। प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास की जानकारी के स्रोत: पत्थर के औजार, हड्डियों के औजार, मिट्टी के बर्तन, ताम्रपत्र, मोहरें, सिक्के, मूर्तियाँ, गुफा चित्र, ये सारी चीज़ें हमारी क्या हुई थी? इतिहास से प्राप्त होती हैं। इसमें उत्खनन का अर्थ क्या होता है? खुदाई करना। पूरा तत्व मतलब प्राप्त चीज़ें। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए कि समझ पाएँ। तो पूरा तत्व यदि पूछे तो प्राप्त चीज़ें, पूरा तत्वविद जो पूछे तो पुरा तत्ववेत्ता जो होते थे, वक्ता, इतिहासकार, किताबों को लिखने वाले। और कार्बन 14 तिथि निर्धारण विधि होती है, ठीक है। अब यहाँ हम कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ हैं फ्रेंड्स, तो उन्हें हम पढ़ लेते हैं। तो एक दिन को हम दैनिक कहते हैं, 7 दिन को साप्ताहिक, 15 दिन को पाक्षिक, 30 दिन को मासिक,
और 365 दिन को वार्षिक और 10 वर्ष को दशक कहते हैं। ऐसे करके हम मतलब ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण टॉपिक था तो मैंने आप लोगों को बता दिया फ्रेंड्स। और सिल्वर जुबली या रजत जयंती 25 वर्ष को कहते हैं, ठीक है। और डायमंड जुबली पूछते तो 60 वर्ष को कहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। 100 वर्ष को शताब्दी कहते हैं और 60 शताब्दी 1000 वर्ष को कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें थी जिन्हें हम चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। प्रमुख संवत ईसा पूर्व BC ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें पहला विक्रमी संवत 58 ईस्वी पूर्व शुरू किया गया था। विक्रमी संवत कब शुरू किया था? 58 ईस्वी पूर्व शुरू किया। उज्जैन का स्थानिक शासक ने कब प्रारंभ किया था? 58 ईस्वी पूर्व। किसने शुरू किया था विक्रमी संवत को? उज्जैन का स्थानिक शासक था। और क्यों शुरू किया था? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। विक्रमी संवत 58 ईस्वी पूर्व हुआ था और किसने किया था? तो उज्जैन के स्थानिक शासक थे। और क्यों किया था? शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। हिंदू धर्म का यदि मानक कैलेंडर पूछे तो विक्रमी कैलेंडर है, ठीक है। इसका नया साल कब आता है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को। और यदि विक्रमादित्य की उपाधि शुरू किसने किया था? तो उज्जैन का स्थानिक शासक है। विक्रमादित्य की उपाधि सबसे पहले शुरू किया था शकों के विजय के उपलक्ष्य में। कितने लोगों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी यदि पूछे तो 14 लोगों ने। पहला विक्रमादित्य किसे कहते हैं? उज्जैन के स्थानिक शासक को, इन्होंने शुरू किया था। और अंतिम विक्रमादित्य यदि पूछते तो हेमचंद दिल्ली का अंतिम राजा था, ठीक है। और सबसे महान विक्रमादित्य किसे कहते हैं? तो गुप्त वंश के थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चलिए ये सब थोड़ा सा ये सारी चीज़ें हैं, ये भी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। तो इसे एक बार आप लोग देख लीजिए। और ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। और हम यहाँ से पढ़ते हैं फ्रेंड्स आधुनिक इतिहास। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? आधुनिक इतिहास। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों का आगमन। सबसे पहले भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं आधुनिक इतिहास, यूरोपीय शक्तियों का आगमन। तो इसमें क्या पढ़ेंगे? प्राचीन भारत में भारत व यूरोपीय देशों के बीच व्यापार के कुल कितने मार्ग थे प्राचीन काल में? तो 3 मार्ग थे। तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर तुर्की अधिकार कर लिया किस सन में? 1453 में। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो कोलंबस ने की थी। कब की थी? 1492 में। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, स्पेन के थे। भारत के जल मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। भारत में जल मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने। अब वास्को डी गामा के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, ठीक है। वास्को डी गामा निवासी कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। और ये किस मार्ग से भारत आया था? उत्तमाशा अंतरिकीय पाक गुड होप। कब ये भारत आया था वास्को डी गामा? 17 मई 1498 को। भारत कब आया था? 17 मई 1498 को। कहाँ भारत में किस जगह पे आया था? तो कालीकट बंदरगाह पे। किस जगह पे आया था? कालीकट बंदरगाह पे। और दिल्ली का जिस समय ये वास्को डी गामा भारत आता है उस समय दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोधी। और पुर्तगाल का शासक प्रिंस हेनरी। दिल्ली का शासक कौन था? सिकंदर लोधी। और पुर्तगाल का प्रिंस हेनरी। और इसका पथ प्रदर्शक कौन था? तो अब्दुल मनीक। ये पुनः दूसरी बार भारत आता है 1502 में। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों की स्थापना क्रम। इसके आगे यदि फ्रेंड्स हमारी हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो आप लोग एक बार लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आप लोगों को हिस्ट्री की ये सारी क्लासें कवर करवा देंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से पूछें और आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए हमें फ्रेंड्स। तो चलिए फिर हम अपने क्लास को यहीं एंड करते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।